नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम है, अभिनंदन है पर्यावरण की ईवीएस क्लास नंबर 23 में। और इस क्लास में दोस्तों महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की बात करेंगे। आपके जो अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ से संबंधित बात करेंगे, प्रश्नों की राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित करेंगे। और आपके दोस्तों पर्यावरण अधिनियम कानून से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं पूछे जाते हैं उनके प्रश्न की बात करेंगे। टोटल इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर है? सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, अपना अपना फीडबैक करेंगे। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट जो है फीडबैक करना है और इस क्लास में बताना है कि 20 में से टॉप 20 में से आपका जवाब, आपका फीडबैक 10 प्लस है, 12 प्लस है या 15 प्लस है। तो चलिए साथियों, सारे एक भाई बहन यहाँ पे कमेंट करेंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर है। सभी को पता होगा मध्य प्रदेश राज्य पर है। इसका क्षेत्रफल और मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल पर आता है और लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी। फिर इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया और यहाँ सर्वाधिक संख्या बाघों की है और यहीं पर आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। आप सभी ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, हर एक क्लास आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पता होगा। तो दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर राज्य पर स्थित है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दुधवा टाइगर रिजर्व आपके किस राज्य पर स्थित है? आई होप दोस्तों हर एक भाई बहन ने गृहिणी यहाँ पर क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा, शिक्षक भर्ती के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहन है गृहिणी का, सभी शिक्षक बंधुओं का। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, सभी को पता है उत्तर प्रदेश। दूध की बात करेंगे, दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे, खोवा की बात करते हैं, ठीक है। तो मीठा में जो हमारा यूपी है वह नंबर 1 है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपके दुधवा से उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। और दोस्तों सभी को पता है दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये लखीमपुर खीरी जनपद पर स्थित है। यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र भी फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों एवं बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व। और इसका फरवरी 1977 ईस्वी को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कंवर टाइगर रिजर्व किस राज्य पर स्थित है? शायद आप पहली बार नाम सुन रहे हों, आपके कान जो है पहली बार इस नाम को ऑब्जर्व कर रहे हों, लेकिन ये सही है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कंवर टाइगर रिजर्व जो दोस्तों आपके तेलंगाना राज्य पर स्थित है, जो फिलहाल में अभी पिछले कुछ वर्षों में ही आपका तेलंगाना राज्य बना था। तो कंवर टाइगर रिजर्व आपके तेलंगाना राज्य पर स्थित है और भारत सरकार ने 2012 में बाघ अभयारण्य के रूप में इसे घोषित भी किया गया था कंवर टाइगर रिजर्व को। यह टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य के उत्तरी क्षेत्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। इस अभयारण्य में सागौन वनों की अधिकता पाई जाती है। अगर प्रश्न आ गया कि किस अभयारण्य में सागौन वनों की अधिकता पाई जाती है तो आपका जवाब होना चाहिए कंवर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। देखिए नाम से ही पता है रणथंभौर, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि यह राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान कहला जाएगा, यह राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान होगा। छठवां प्रश्न है दोस्तों, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य पर है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश पर? हर एक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो मेरे प्यारे मित्रों मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य पर स्थित है? वो सभी को पता है यह महाराष्ट्र पर, माँ से मेलघाट और माँ से महाराष्ट्र राज्य पर स्थित है।
और महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले पर स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। यह अभयारण्य लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था। लेकिन ये यहाँ से हम दो प्रश्न पता चल रहा है कि दोस्तों कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कब किया गया, तो 1936 में स्थापित किया गया था। और इसका नाम क्या किया गया, कान्हा राष्ट्रीय, भरतपुर, हेली राष्ट्रीय या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता होगा भारत में जब 1936 में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया था वह दोस्तों हेली राष्ट्रीय उद्यान अर्थात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे, जो आपके उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले पर स्थित है। और 1934 में संयुक्त प्रांत गवर्नर मैल्कम हैली ने इसे जैविक उद्यान घोषित किया था, इसलिए इसका नाम जो हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। किस गवर्नर ने, मैल्कम हैली ने किया था। और इन्हीं के नाम पर हैली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बना। 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया था। कब किया गया था, 1957 में रखा गया था। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, आइए जान लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न यह है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेशनल और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। सुंदरवन की बात करेंगे या हम बात कर रहे हैं आपके मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी या कॉर्बेट की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं कि भारत में जो है ऐसा जैव रिजर्व जो वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, वह आपका कॉर्बेट की बात करेंगे। वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व जगहों में लिस्ट तैयार करता है। और भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे बड़ा 1986 में जोड़ा गया था, सुंदरवन को 89 में, मन्नार की खाड़ी को 2010 में और 1988 में नंदा देवी को जोड़ा गया था। लेकिन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में यह शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम माह, अगस्त के प्रथम माह, अक्टूबर के प्रथम माह या जुलाई के प्रथम माह। तो वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, सभी को पता है। हम बात करेंगे जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्या है, वन प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग। देखिए जुलाई में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है और वन प्राणी जो सप्ताह है दोस्तों वह हमारे कब मनाया जाता है, सभी को नोट करेंगे यहाँ पर। तो 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे अगस्त मत करिएगा क्योंकि ये वन प्राणी सप्ताह दिया गया है, ये भी ध्यान देना है। तो ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वन्य जीवन सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्य जीवन सप्ताह ये दोस्तों कब मनाया जाता है, सभी कमेंट करें। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून या 15 जून से 21 जून तक मनाया जाता है। तो वन्य जीवन सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, यानी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह पर मनाया जाता है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तो सभी को पता है, सभी कमेंट करेंगे। तो भारत में लगभग 21% के आसपास भूमि पर वन है और यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। यह पिछला क्वेश्चन है क्योंकि ये 2007 के अनुसार था, लेकिन नया जो रिपोर्ट है वह 2017 के अनुसार अब 21% हो गया है। ठीक है, 2007 के अकॉर्डिंग जो है 19.47% था, लेकिन 2017 के अकॉर्डिंग अब 21% हो गया है। भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 21.67% है। और ISTR जो है आपका ISFR है,
और देखिए दोनों अलग अलग है, ISER हो गया आपका अलग है, ISFR आपका अलग अलग है, और ISFR 2019 ISTR 2017 की तुलना में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह कर्नाटक और मणिपुर हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सभी कमेंट करेंगे। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब लागू किया गया है? तो यह 1986 में लागू किया गया है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो भारत में दोस्तों कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करेंगे। भी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए कोई भी डाउट हो आपके पास फीडबैक करें, कमेंट करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन दोस्तों 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी हर एक क्वेश्चन, हर एक सिलेबस, हर एक कंसेप्ट की चल रही है। और टारगेट EVS में 30 आप में से 28 कम से कम इतना नंबर लाना ही लाना है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया? 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में किया गया? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो दोस्तों वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में जो है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। और इस नियम में जो है, इस अधिनियम में अवैध शिकार व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान भी रखा गया है। ये प्रश्न आ सकता है कि किस अधिनियम में अवैध शिकार व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान किया गया है? वह है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की बात करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रीन फिश इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क पर है, सिडनी, एम्स्टर्डम या नॉक्सिकी की बात करेंगे। तो ग्रीन फिश इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है आपके एम्स्टर्डम में है, जो कि किस देश पर है? ये सभी को पता होगा। ये आपके किस देश पर है? सभी कमेंट करें। ये आपका मुख्यालय है ग्रीन फिश का, और यह नीदरलैंड पर स्थित है। इस संस्था का जो उद्देश्य है वह है वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 82 में, 86 में, 92 में या 96 में पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ है? सभी कमेंट करें। हम बात कर रहे हैं 1986 में आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1844, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। सभी कमेंट करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो जनादेश किया गया था ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 का जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह कानून जो है आदिवासियों के जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, वहाँ के उस भूमि पर पैदा हुए हैं या वहाँ से होने मिट्टी या वहाँ के जल से पैदा होने चीज़ों पर उनका हक है, और इन्हें जंगल से बचाने का काम भी करते हैं, जंगल बचाने का, इसलिए इनको जंगल अधिकार अधिनियम 2007 की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19वां प्रश्न है, इसके बाद 20वां प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है आपके टॉप 20 क्वेश्चन की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा का देखभाल करती है? तो सभी को पता होगा, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। हम बात करेंगे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, वह है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की बात करेंगे। इसकी स्थापना जो है 1961 में WHO जो है वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है, ये यूने विश्व सभी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
20वां प्रश्न दिया गया है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन या स्टॉकहोम। देखिए 3 नाम आपने सुना होगा, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन और स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम सॉरी। तो स्टॉकहोम की ये बात करेंगे। तीनों प्रश्न आपके टीटी एग्जाम या ईवीएस पर्यावरण में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सन 1992 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपके रियो डी जेनेरो शहर पर हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें जो कि रियो डी जेनेरो आपके ब्राज़ील पर आयोजित है, और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि एजेंडा 21 घोषणा पत्र किस पर प्रस्तुत किया गया था? तो आपके पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर किया गया था। तो दोस्तों ये रहे आज के क्लास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। टॉप 20 में से आपका स्कोर कितना है? 10 प्लस है, 12 प्लस है या 15 प्लस है? नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, अपने तैयारी को जांचें परखें और बेहतर करें और सिलेक्शन का रास्ता आसान करें। आल सब्जेक्ट में 150 में से 125 प्लस का जो स्कोर है अवश्य प्राप्त होगा। केवल हमें हर एक क्लास को अटेंड करना है, प्रिपरेशन को बेहतर करना है, अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेंड करना है, ऑब्जर्व करना है और अपने माइंड को खींचना है, क्योंकि एक माइंड हमारा रबड़ है। जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना बड़ा ज्ञान भी बढ़ेगा। माइंड आपका ऑब्जर्व लेता जाएगा, ज्ञान को आकर्षित करता जाएगा और वही ज्ञान वही प्रकाश लाएगा, सिलेक्शन लाएगा, एग्जाम में काम आएगा। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों।